वेलकम टू विजय विक्रम क्लासेस। आज से सल्तनत काल का आखिरी वंश जो लोधी वंश है आज समाप्त हो जाएगा। जो 1451 से लेके 1526 के बीच के इतिहास को इसमें बताएंगे हम, आपको समझाएंगे क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी बातें हम यहाँ समझा देंगे आप लोग को। और आगे बहुत सारे वीडियो बनेंगे इसको ध्यान रखकर। जैसे कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक है। ठीक है, अब एक प्रश्न और बनता है कि बहलोल लोधी का भारत में शासन कब से कब तक बीच है। तो 1451 में तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करेंगे, तो 1451 में तो शासक रहेंगे। फिर 1489 तक ये शासक रहेगा। 1489 के बाद फिर आगे बताएंगे। अब अगला एमसीक्यू है, दिल्ली पर प्रथम अफगान शासक कौन था। तो बहलोल लोधी था। देखो ये अब तक क्या था कि जो दिल्ली, आगरा या आसपास के क्षेत्र पर जितने भी मुस्लिम शासकों का अधिकार था वो या तो ईरान के थे, इराक के थे, तुर्क के थे, पर्शिया के थे, इन क्षेत्रों से आए हुए थे। ये पहली बार है जो लोधी वंश है, पहली बार जो अफगानों के द्वारा भारत पर शासन कर लिया गया, बहलोल लोधी। अब अगला प्रश्न है कि बहलोल नेक्स्ट प्रश्न है, बहलोली प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किसने किया। तो जाहिर सी बात है, नाम में छिपा हुआ है कि बहलोली प्रकार के सिक्कों का प्रचलन बहलोल लोधी करेगा। यहाँ पे बात ये हो जाती है ना, जो भी शासक आता है पहली बार वो अपने ही नाम के सिक्के जारी करता है, तो वो यही क्रम है। ये एक थोड़ा सा नोट्स इसमें है कि अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से गद्दी त्याग दिया। अब देखो अलाउद्दीन आलम शाह कौन है, जो इनके पीछे का जो शासक है ना वही अलाउद्दीन आलम शाह है, जो सैयद वंशी है। वो स्वेच्छा से ही अपना पद त्याग दिया था और बहलोल लोधी शासक बन गए थे। अब एक प्रश्न है कि बहलोल लोधी स्वयं को प्रभावशाली दिखाने के लिए अफगानिस्तान के किस वंश से संबंध बताता था। तो साहू खेल वहां का बहुत ही प्रभावशाली वंश है अफगानिस्तान का। तो यहाँ पे अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए, ताकि आम जनता उसे कमजोर या गरीब न समझे या योद्धा समझे, इसलिए वो क्या करता था, वो क्या इससे पहले जितने भी शासक हैं अपने को किसी न किसी वंश का बताए हैं, वैसे ही यह साहूखेल वंश को अपने को बताता था। कौन, बहलोल लोधी। बहलोल का सर्वाधिक प्रमुख सफलता क्या था, मतलब बहलोल जब लोधी वंश की स्थापना कर देगा तो सबसे बड़ी जीत उसकी क्या होगी, तो जौनपुर को दिल्ली में सम्मिलित कर लेगा। आज सुन रहे हैं कि जौनपुर एक जिला है, बट जौनपुर उस समय का पूर्व का सिराज है। और सिराज मतलब शिक्षा का केंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। ऐसे शहर या ऐसे क्षेत्र को दिल्ली में मिलाना बहलोल लोधी की सबसे बड़ी सफलता थी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सल्तनत शासक ने स्वयं को जमींदारों से ऊपर नहीं समझा या जमींदारों को सभा में मौजूदगी के समय गद्दी पर आसीन नहीं होता था। एक बात समझा दें थे कि ये अपने को शासक मानता ही नहीं था। बहलोल लोधी शासक मानता ही नहीं था, क्योंकि यह अमीरों के बीच से निकला था, इसलिए इसको लगता था कि सारे अमीर मेरे बराबर हैं। तो ये जब महल में या सभा में जैसे सभी जमींदार इकट्ठा होते थे तो ये चुपचाप बैठ जाता था, खड़ा हो जाता था, ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो बहलोल लोधी है। तो बहलोल लोधी के समय एक और इम्पोर्टेंट बात है कि तारीख दाऊदी का लेखक कौन है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में लगातार पूछता है, तो एग्जाम में कहीं भी पूछने का चांस है कि तारीख दाऊदी का लेखक कौन है। तो तारीख दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला है, लेकिन किसके काल में लिखा गया है, तो बहलोल लोधी के शासन काल में तारीख दाऊदी को लिखा गया है।
अब देखो बहलोल लोदी में कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतना जान लीजिए कि लोदी वंश संस्थापक स्थापना कब हुआ और कौन है संस्थापक कौन है, बस इतना 2 प्रश्न यहाँ से आएगा और कोई प्रश्न आएगा नहीं। बाकी जो आईएएस वाले हैं, पीसीएस वाले, वो नेट जेआरएफ वाले, वो थोड़ा सा देख लें इसके अंदर से, क्योंकि ये जो एमसीक्यू मैं निकालता हूँ ना, बहुत खोज के निकालता हूँ। अगला शासक है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो बहलोल लोदी का पुत्र है, तो 1489 में बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बाद बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी 1489 में शासक बनेंगे और 1517 ईस्वी तक ये शासन संभालेंगे दिल्ली का सल्तनत का। ये लोदी वंश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है तो केवल सिकंदर लोदी है। क्यों? क्योंकि जितना भी प्रश्न आएगा सिकंदर लोदी से ही प्रश्न आएगा। इनमें संस्थापक कौन है, लोदी वंश का स्थापना किसने किया, ये सब बातें आएंगी। और आखिरी जो है इब्राहिम लोदी है, उनके बारे में आएगा, क्योंकि एक नए वंश की स्थापना होगी तो भी थोड़ा प्रश्न आएगा। बट अगर देखा जाए तो सिकंदर लोदी स्वयं लोदी वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक है ये। तो इसने सबसे पहले क्या किया, आगरा शहर की स्थापना किसने किया। आप सुने होंगे कि आगरा जो ताजमहल के नाम सुने हैं ना, तो देखिए उस शहर की स्थापना किसने किया, तो सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी ने आगरा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का नव निर्माण कर दिया। सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा एक और बात जान लीजिए कि ये ना एक स्वर्णकार, जिसको हम लोग सुनार बोलते हैं, सुनार मां का पुत्र है। अब एक और प्रश्न आता है कि आगरा शहर की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था। तो कोई भी शहर या कोई प्लान ऐसे नहीं निर्मित किए जाते हैं, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो कारण यह है कि राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या हुआ कि उस समय राजस्थान के क्षेत्रों में जो छोटे राजा थे ना, वो बहुत ही प्रभावशाली थे। उनको कंट्रोल करने के लिए और अपने जो सल्तनत को बचाए रखने के लिए उसने आगरा शहर की स्थापना किया और यहाँ पे अपने सैनिकों को रखा, ताकि युद्ध के दौरान ये तुरंत वहां आक्रमण कर सके। और सिकंदर लोदी का इंपॉर्टेंट क्या है कि एक प्रश्न बनता है कि बादलगढ़ का किला कहाँ बनवाया। सिकंदर लोदी ने बादलगढ़ का किला कहाँ बनवाया, तो आगरा में बनवाया। आगरा में बनवाया। तो एक और प्रश्न बनता है कि आगरा सिकंदर लोदी की राजधानी कब बनी। देखो 1504 में तो आगरा शहर की स्थापना करेगा और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना देगा। क्यों? क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र था, प्रभावशाली क्षेत्र था और यहां से वो अपने सल्तनत को संभालने में सफल भी हो रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया गजे सिकंदरी, जो हम आज नापते हैं, खेत नापते हैं इंच में, मीटर में, बीघे में, तो वैसे होता है ना। तो गजे सिकंदरी नामक मापक प्रणाली को किसने शुरू किया, तो सिकंदर लोदी ने शुरू किया। देख रहे हैं, जो सिकंदर लोदी जो शुरू करेगा गजे सिकंदरी, मतलब 1 गज, जैसे आज हमारा 1 फीट है ना, वैसे उस समय गज सिकंदरी था। गज सिकंदरी में 30 इंच, देखो आज भी हम 1 फीट में 30 इंच, हमारे 1 फीट में 30 इंच ही होता है। सोचो कितना सटीक अनुमान लगाया था। यानी कि कह सकते हैं कि गज सिकंदरी के ही बेस पे आज हमारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। अब अगला है कि सिकंदर लोदी अपनी कविताओं को किस लिपि में और किस भाषा में लिखता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिकंदर लोदी अपनी मन की बातों को कविताओं के माध्यम से कहता था। तो क्या होता था कि वो लिपि क्या है, तो गुल रुखी लिपि है। गुल रुखी लिपि में वो अपनी कविताओं को लिखता था। और किस भाषा में थी, तो फारसी भाषा में सिकंदर लोदी अपनी कविताओं को कहता था। अगला प्रश्न आ जाता है कि जो सिकंदर लोदी है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया। सिकंदर लोदी पीछे बात हो चुका है। मुसलमान, अगला प्रश्न, मुसलमानों को ताजिया निकालने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया। देखो क्या है कि यह अफगान शासक था जो दिल्ली आगरा के सल्तनत पर शासन हो चुका कर लिया था, परंतु इसकी नीतियां अफगानी ही थी। तो भारत में जो आज मुसलमान ताजिया निकालते हैं ना, उस ताजिया को इसने प्रतिबंध कर दिया था, ना सिकंदर लोदी ने इसको प्रतिबंध कर दिया था। और एक प्रश्न बनेगा
कि महिलाओं को पीरों पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था? तो वो था सिकंदर लोदी। वो कहता था कि महिलाओं को पीरों पे मजारों पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने पे ध्यान दीजिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आ गया है, फरहंगे सिकंदरी। देखो फरहंगे सिकंदरी ध्यान से पढ़िएगा क्या है, तो आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, सिकंदर लोदी द्वारा अनुवाद करवाया गया था। देखो क्या था ना कि ये लोग क्या करते थे कि भारत के विषय में जानने का नया नया प्रयास करते थे, और उस समय जानने का केवल एक ही स्रोत हमारी आयुर्वेद की किताबें थी, वेद ऋग्वेद सब किताबें थी। वैसे ही आयुर्वेद के ग्रंथ को उसने फारसी में अनुवाद करवा दिया, तो नया नाम क्या दिया? फरहंगे सिकंदरी दिया। अब सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो जाएगी? देखो क्या है कि एक समय से मरना ही मरना है। सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाएगी 1517 ईस्वी में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इतिहास में लोदी इतिहास में सिकंदर लोदी बहुत महत्वपूर्ण है, और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद आगरा की गद्दी पर कौन आसीन हुआ, या कौन शासक, अगला शासक कौन बना? तो इब्राहिम लोदी था। तो बोलते इब्राहिम लोदी का बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं है, घमंड तो इनके कूट के भरा हुआ था। एक और सिकंदर लोदी बात आएगी कि प्रश्न पूछता है कि मोठ मस्जिद की स्थापना कहाँ और किसने करवाया? तो मोठ मस्जिद की स्थापना दिल्ली में हुई करवाया था सिकंदर लोदी ने। और किसने करवाया? सिकंदर लोदी के वजीर मियां भोइया ने सिकंदर लोदी का जो वजीर था उसने मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये ध्यान रखिए कि मोठ मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। निर्माण कर किसके काल में हुआ? सिकंदर लोदी के काल में है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सल्तनत काल का वह शासक जिसने खाद्यान्न करों को समाप्त कर दिया और व्यापारिक करों पर प्रतिबंध भी हटा दिया था। मतलब आम जनता अधिक से अधिक धन इकट्ठा करे, इसके उद्देश्य से इसने क्या किया कि खाद्यान्न पे कर ही समाप्त कर दिया, कि कोई भी खाने पीने के वस्तु पे कोई कर नहीं रहेगा, व्यापार पे कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, जो जैसा चाहे वैसा व्यापार करे। तो शासक कौन है? वो दूरदर्शी शासक कौन है? सिकंदर लोदी है। ऐसा वो क्यों करता है? बात बता चुका हूं कि लोगों को आर्थिक समृद्धि लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले, ऐसा इसलिए वो चाहता था। एक और है, भूमि में गड़े खजानों की की शासक ने प्राप्ति में प्राप्ति पर किस शासक ने हिस्सा नहीं लिया? क्या था कि पहले क्या था कि यदि उस साम्राज्य के अंदर कहीं भी भूमि की खुदाई हुई और खुदाई के दौरान जो भी खजाना मिला, उस खजाने को राजा के पास पहुंचाया जाता था, तो राजा उसमें अपना हिस्सा लेता था और बाकी खोदने वाले को दे देता था। बट सिकंदर लोदी ने कहा कि जो खजाना जो व्यक्ति पाएगा वो उसी का हो जाएगा। तो ये केवल वही है कि आम जनता को खुश करना, ताकि वो शासन सत्ता में बना रहे। किस सल्तनत शासक ने हिंदू और मुस्लिम धर्म को समान रूप से पवित्र बताया? देखो ये बहुत, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिकंदर लोदी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। इसने कहा कि हिंदू धर्म अपना अलग पवित्र है, मुसलमान धर्म अपना अलग पवित्र है। कोई भी चाहे मुल्ला हो, मौलवी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी जो इसके खिलाफ बात करेगा, और ये सीधे हत्या करवा देती, सीधे फांसी लटकवा देता था। ये बहुत और बढ़िया बात आ गई कि लज्जत ए सिकंदरी की रचना का संबंध है। देखो लज्जत ए सिकंदरी एक किताब है जिसमें गान विद्या मतलब गाना, गायक, संगीत आदि के विषय में लिखा गया है। तो ये कहाँ से लिखे होंगे? जो संस्कृत किताबें हमारी हैं, जो हमारी संस्कृत की किताबें हैं, उन्हीं में से ये खोज के निकाले होंगे गान विद्या को लेकर। फिर अगला प्रश्न कि दक्षिणी बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला सल्तनत का शासक होता, शायद ये सल्तनत का पहला शासक है जो बिहार के क्षेत्र पे जाके अधिकार कर लिया था। तो दक्षिण बिहार पर अधिकार कर लिया था तो सिकंदर लोदी था। पहला अफगान शासक जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बादशाह की भांति व्यवहार करता था। अभी मैं पीछे बता चुका ना, बस इसका आंसर सिकंदर लोदी हो गया। लेकिन अभी मैं पीछे बता चुका हूँ जो इसका पिता है बहलोल लोदी, कभी भी शासक के रूप में अपने को स्वीकार ही नहीं किया, अपने को जमींदार ही मानता था। लेकिन जब ये आया, कहा कि नहीं, मैं बादशाह हूं और मैं बादशाह की भांति व्यवहार करूंगा। यहां तक काम की बातें हैं, बाकी आगे देखते हैं। कि एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता, घाटोली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? घाटोली का युद्ध
या घटोली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1517 में हुआ था। और इस विजेता कौन रहा? तो विजयी रहे राणा सांगा। राणा सांगा ने यहाँ इब्राहिम लोदी को हरा दिया और वो विजयी रहा। अब प्रश्न, खाली महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न लिखा हुआ कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से पूरे सल्तनत वंश का खात्मा होगा और मुगल वंश की शुरुआत होगी। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ। इसमें किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ। तो अगला प्रश्न ये भी प्रश्न बनता है कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। एक और एमसीक्यू बनता है कि पानीपत के युद्ध का विजेता कौन था? तो बाबर था। बाबर इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और एक और यहाँ पे एमसीक्यू आपको जोड़ दें कि पूरे सल्तनत इतिहास का पहला शासक इब्राहिम लोदी है जो युद्ध के क्षेत्र में ही मारा गया और वहीं पे इसका खात्मा कर दिया गया। अब एक प्रश्न आता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया? ये 3 लोग हैं जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। पहले व्यक्ति हैं राणा सांगा, दूसरे व्यक्ति हैं दौलत खां लोदी। दौलत खान लोदी जो है पंजाब का शासक है। तीसरे जो है आलम खां है, जो इब्राहिम लोदी के स्वयं का चाचा है। प्रॉपर्टी को लेकर इब्राहिम लोदी से विवाद हो जाता है, इसीलिए जो है तब देखो ये तीनों लोग ना अपने अपने लालच की पूर्ति के लिए बाबर को भारत में आमंत्रित कर देंगे, जो कि देश के लिए सही नहीं है था। अब देखो लोधी वंश में कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, बस यही बाबर पानीपत का युद्ध पूछेगा, बाबर के बारे में थोड़ा बात करेगा, इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई और थोड़ा सा शासक कब बना, ये सब बात करेगा। लोधी ब्रिज की बात करें तो बहलोल लोधी शासक बनेंगे 1451 में, शासक रहेंगे, खत्म कब होंगे? 14 लोधी ब्रिज की बात करें तो बहलोल लोधी शासक बनेंगे 1451 में, शासक रहेंगे, खत्म कब होंगे? 1489 में। सिकंदर लोधी शासक कब बनेंगे? तो 1489 में बनेंगे, तो 1517 में ये खत्म होंगे। इब्राहिम लोधी शासक कब बनेगा? तो 1517 में शासक बनेगा और 1526 में इनकी मृत्यु होगी। पीछे बताया जा चुका है, अभी बताया हूँ। युद्ध क्षेत्र में मरने वाले पहले शासक ये हैं। कुछ सल्तनत काल के महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये थोड़ा देख लीजिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। सल्तनत काल की ये देखो, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, ये पूरे सल्तनत की बात हो रही है, लोधी की बात नहीं हो रही है। और भी चीजें हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये चीजें आप देख लीजिए। जैसे वजीर का कार्य क्या था, उसमें जो वजीर होते थे उनका कार्य क्या होता है? तो वो राजस्व विभाग प्रमुख थे, केवल धन की देखरेख करते थे। एक और प्रश्न बनता है कि वारिद ए मुमालिक या बरीद ए मुमालिक का काम क्या था? ये क्या थे? सैन्य विभाग इनके पास था। दीवान ए खैरात, सब देखो पीछे क्लास सब चल चुका है। दीवान ए खैरात क्या है? तो दान विभाग। खैरात से नहीं मालूम चला कि खैरात मतलब दान विभाग, तो दान विभाग है। दीवान ए बंदगान क्या है? बंद देखो जैसे लगा कि बांधा गया है, बंदगान मतलब दास विभाग है। दीवान ए इस्तेहाक क्या है? पेंशन विभाग है, जैसे आज भी मोदी सरकार सबको पेंशन दे रही है। एक और प्रश्न कि दीवान ए कोही क्या है? तो कृषि विभाग है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, दीवान ए कोही। दीवान ए अर्ज क्या है? सैन्य विभाग है। दीवान ए मुस्त खराज क्या है? वित्त विभाग है। दीवान ए मुस्त खराज क्या है? वित्त विभाग है। कुछ और बातें देख लीजिए कि जजिया क्या है, जकात क्या है, जजिया क्या है, जकात क्या है, खुम्स क्या है, खराज क्या है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलाने को देता है, देख लीजिए इसमें। देखो जजिया क्या है? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है, मतलब जो मुसलमान नहीं है उससे ये लोग धार्मिक धर्म के नाम पे कर लेंगे। जकात क्या है? केवल मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है, धार्मिक कर है, जो उनके कमाई का 40वां हिस्सा है। ठीक है। खुम्स क्या है? लूट से प्राप्त धन है, लूट से प्राप्त धन है। ये तो क्या है कि उस समय जब युद्ध होता था तो जो आक्रमण के समय लोग किसी राज्य पे किसी जिले किसी क्षेत्र पर आक्रमण किए, वहां से जितना धन प्राप्त हुआ उस धन को खुम्स बोलते हैं। और खराज क्या है? गैर मुस्लिमों से भूमि कर, जैसे जो हिंदू हैं, हिंदू बौद्ध जैन ये सब जो थे, इन सब को से भूमि कर, देख रहे हैं कितना कर लिया जा रहा है, जजिया लिया जा रहा है,
खुम्स लिया, खराज लिया जा रहा है, गैर मुसलमान भूमि कर है। तो क्या है कि जैसे मुस्लिम से केवल 40 उनकी कमाई का 40वां हिस्सा, यानी कि 100/40 कर लीजिए, 100/40 करेंगे तो कितना होता था, 4 4 दूनी 8, मतलब कि जकात के रूप में वो क्या लेंगे कि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है तो उस 100 रुपए में से 2.5 रुपए ना, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए वो लोग जकात के रूप में ले लेंगे, धार्मिक कर के रूप में। तो यहाँ सल्तनत काल का खात्मा हो रहा है और फिर आगे हम मुगल वंश शुरू करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।